दोस्तों आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे, जो सभी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे बहुत सारे प्रश्न जो होते हैं परीक्षा में आते रहते हैं। इसमें से पहली प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था। पतन नगर बोलते हैं बंदरगाह को, जहाँ पर प्रत्येक पनिया जहाज आकर रुकता है, उसका जंक्शन होता है, उसी को बंदरगाह बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका लोथल। तो अब आएगा कि लोथल है कहाँ, तो लोथल है गुजरात में। कहाँ है लोथल? जो है गुजरात में है। और यह इसका खोज किसने किया था? तो इसका खोज किया था आपका रंगनाथ राव ने। किसने किया था? रंगनाथ राव ने किया था। कब किया था? 1953-54 ईस्वी में किया था। 1953 से 54 ईस्वी में किया था। लेकिन बात यही नहीं है मित्रों, बात इसमें एक और है कि अगर प्रश्न पूछा जाए कि बताइए लोथल आपका किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो लोथल आपका बसा हुआ है भोगवा नदी के किनारे। कौन नदी के? भोगवा नदी के किनारे। लोथल का खोज कब किया गया था? तो 1957 से 58 में। 1953 से 54 नहीं होगा मित्रों, इसके लिए माफ़ी चाहिए। 1957 से 58 में होगा, ठीक है। 1957 से 58। अब इसमें है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को क्या बोलते हैं हम लोग? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला बोलते हैं, डेड ऑफ माउंड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डेड ऑफ माउंड, अर्थात मृतकों का टीला बोलते हैं। यहाँ पे ना एक मुहर मिला है जिस पर पुरुष देवता का चित्र अंकित है। यहाँ पर क्या मिला है? एक मुहर मिला है जिस पर पुरुष देवता का चित्र अंकित है। और मोहनजोदड़ो का खोज किया था राखल दास बनर्जी ने। किसने? राखल दास बनर्जी। और कब किए थे? तो ये किए थे 1922 ईस्वी में। और ये है कहाँ? तो यह है सिंधु नदी के किनारे है और पाकिस्तान के लड़काना ज़िला में है, ठीक है। अब है रोपर। तो रोपर क्या है? तो रोपर का खोज किया था यज्ञदत्त शर्मा ने। किसने किया था? रोपर का खोज किया था यज्ञदत्त शर्मा, याद रखिएगा, यज्ञदत्त शर्मा किया था। और कब किया था? तो ये किए थे आपका 1953 से 56। 1953 से 56 में किए थे। और रोपर जो है कहाँ? तो रोपर है पंजाब में। कहाँ? पंजाब में सतलज नदी के किनारे है। सतलज नदी के किनारे कालीबंगा। कालीबंगा कालाचूली के लिए नाम, कालाचूरी के नाम से जाना जाता है। और यह है कहाँ? राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। और कालीबंगा का खोज किसने किया था? बीके थावर ने किया था 1953 ईस्वी में। बीके थावर 1953 ईस्वी में। मित्रों तो हम लोग जान गए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या फिर अगला है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग के मकान बने होते थे पक्की ईंट का या पत्थर का या लकड़ी का, उपयुक्त सभी का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पक्की ईंट। पक्की ईंट का सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान बने होते थे। पत्थर को अंग्रेजी में स्टोन बोलते हैं। और लकड़ी के बारे में तो जानते ही हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पक्की ईंट हो जाएगा। प्रश्न संख्या फिर हम लोग आते हैं अगला पे। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया गया है आपका, क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो ये पाया गया है ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो में। और मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? राखल दास बनर्जी ने। कब किया था? 1922 ईस्वी में किया था। है कहाँ? पाकिस्तान प्रांत, पाकिस्तान के लाड़काना ज़िला में है। कालीबंगा राजस्थान में है। रोपर पंजाब में है। और हड़प्पा के बारे में तो जानते ही, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या बोलते हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बोलते हैं। और जुड़वा राजधानी बोलते, यह बात किसने कहा था? यह कहा था पिगट साहब ने। किसने किया था? पिगट साहब ने। फिर हम लोग आते हैं अगली प्रश्न पे। प्रश्न संख्या अगला है कि भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पहले शहर कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पंजाब। पंजाब जो है 5 नदियों का भूमि कहलाता है मित्रों। पंजाब क्या कहलाता है? 5 नदियों का भूमि कहलाता है। और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ को हम लोग क्या बोलते हैं? चंडीगढ़ को बोलते हैं गुलाबों का शहर। सिंध नहीं होगा। हड़प्पा को जानते ही है। मोहनजोदड़ो को क्या बोलते हैं? मोहनजोदड़ो को बोलते हैं हम लोग क्या? मोहनजोदड़ो को बोलते हैं मृतकों का टीला। और इसका खोज किया था राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। जबकि हड़प्पा का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने किया था 1921 ईस्वी में खोज किया था। और यह है कहाँ? तो रावी नदी के तट पर, पंजाब जो वर्तमान में पाकिस्तान में है,
वहाँ पे मंटगोमरी ज़िला में है, पाकिस्तान के मंटगोमरी ज़िला में है। आगे फिर अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? बिस्लाल स्नानागार, अन्नागार, स्तंभ होल या 2 मंजिला मकान? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, अन्नागार। स्नानागार भी था, लेकिन सबसे बड़ा भवन अगर पूछा जाएगा तो अन्नागार होगा। अगर बोला जाएगा कि विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है, तो भी मिला है मोहनजोदड़ो से ही हमें मिला है। फिर अगली प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 है कि मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? एल्युमिनियम, लोहा, चांदी या तांबा? मित्रों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तांबा। तांबा को परमाणु संकेत Cu होता है, इसको कॉपर भी बोलते हैं, इसको परमाणु संख्या 29 होता है। ठीक है। अब है एल्युमिनियम का संकेत Al होता है, परमाणु संख्या इसका 13 होता है, परमाणु द्रव्यमान 13 दूना 26 1 27 होता है। और एल्युमिनियम एक धातु है, और धातु पर कौन सा चार्ज होता है? तो प्लस चार्ज होता है। अब है लोहा को परमाणु संख्या इसका 26 होता है, संकेत Fe होता है। और लोहा के अयस्क जिसके निष्कर्षण होता है उसका नाम है हेमेटाइट। चांदी को क्या बोलते हैं? सिल्वर, इसका संकेत Ag होता है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो हमारा प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि मानव द्वारा खोजा गया पहली धातु क्या थी, उपयोग की गई? तो वो था तांबा। ठीक है। अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न अगला है कि वर्तमान में कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा वर्तमान में राजस्थान में स्थित है। कहाँ? राजस्थान में। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो राजस्थान की राजधानी आप लोग तो जानते ही हैं, जयपुर है। और जयपुर को क्या बोलते हैं? जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी। क्या बोलते हैं? पिंक सिटी। हिंदी में बोलते हैं गुलाबी शहर। गुजरात की राजधानी जानते ही है, गांधीनगर है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक विधानसभा वाला राज्य है, जिसकी राजधानी लखनऊ है, और लखनऊ को नवाबों का शहर बोलते हैं। यहाँ का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है, जो बीजेपी पार्टी से संबंधित है। और योगी आदित्यनाथ इससे दूसरी बार यहाँ से मुख्यमंत्री चुनाव जीत के आए हैं। फिर अगली प्रश्न है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? कपास के, कांसे के, जौ के या मुद्रा के? तो इसका जो आंसर हो जाएगा मित्रों आपका ऑप्शन नंबर सी, कपास। कपास को उजला सोना भी बोलते हैं। फिर अगली प्रश्न है 8 नंबर कि देवी माँ की पूजा किससे संबंधित है? देवी माँ की पूजा किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता, आर्य सभ्यता, भूमध्य सागरीय सभ्यता या उत्तर वैदिक सभ्यता? तो मित्रों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा, सिंधु घाटी की सभ्यता देवी माँ की पूजा से संबंधित है। फिर अगली प्रश्न है, कौन सा सिंधु शहर जो बिना गढ़ का था? मतलब कौन ऐसा शहर था जिसके किला चारों बगल से नहीं घिरा हुआ था? कालीबंगा, हड़प्पा, चनहुंद्रो या मोहनजोदड़ो? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? चनहुंद्रो। क्या होगा? चनहुंद्रो। और चनहुंद्रो का खोज किसने किया था? तो चनहुंद्रो का खोज किया था गोपाल मजुमदार ने। किसने? गोपाल मजुमदार 1931 ईस्वी में खोज किया था। और यह भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और यह है कहाँ? तो चनहुंद्रो जो है आपका पाकिस्तान में, सिंध में है, पाकिस्तान के सिंध में है। हड़प्पा के खोज दयाराम साहनी ने किया था 1921 ईस्वी में। और कालीबंगा राजस्थान में है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला बोलते हैं। कुल मिला के इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, चनहुंद्रो। प्रश्न 11 नंबर है कि कांसे की नर्तकी मतलब नाच करती हुई मूर्ति कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा या लोथल? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। क्या होगा? मोहनजोदड़ो। प्रश्न है, विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता का नाम क्या है? विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्या होगा? मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब आ गया कि मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? तो मेसोपोटामिया के अर्थ होता है मित्रों, दो नदियों के बीच का भूमि। दो नदियों के बीच। ठीक है। मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच। मिस्र की सभ्यता, मिस्र को अंग्रेजी में इजिप्ट बोलते हैं। इसकी राजधानी काहिरा है। इसे मम्मियों का देश बोलते हैं, पिरामिडों का देश बोलते हैं। नील नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी जो इसी मिस्र में है। और सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में तो जानते ही हैं।
आते हैं हम लोग अगली प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 13 है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि क्या थी? तमिल, खरोष्टी या ब्राह्मणी या अज्ञात थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी इनमें से कोई ब्राह्मणी थी। क्या थी? ब्राह्मणी थी। ब्राह्मणी थी। सिंधु घाटी की सभ्यता क्या थी? ब्राह्मणी थी। नहीं मित्रों, ब्राह्मणी नहीं होगा। इसके लिए सॉरी, इसका आंसर होगा अज्ञात। कोई लिपि नहीं था, खरोष्टी भी नहीं था, तमिल भी नहीं था। प्रश्न संख्या अगला है, वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता, नन ऑफ दीज या रोपर? तो वैदिक सभ्यता जो थी आपका ग्रामीण सभ्यता थी। प्रश्न है कि आर्यों की भाषा क्या था? आर्यों की भाषा क्या था? तो आर्यों की भाषा था संस्कृत। क्वेश्चन आएगा कि आर्य कहाँ से आया था? तो मैक्स मूलर के अनुसार आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से? मध्य एशिया से आए थे। और किस लिए आए थे? तो चारागाह के खोज में आए थे। इनका भाषा क्या था? संस्कृत था। आर्य के मतलब क्या होता है? कुलीन या श्रेष्ठ होता है। क्या होता है? कुलीन या श्रेष्ठ होता है। हम लोग आते हैं अगले प्रश्न संख्या 16 पे कि आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे थे? आर्य लोग जब आए भारत में तो सर्वप्रथम कहाँ आके बसे थे? राजस्थान के क्षेत्र में, पाकिस्तान में, या बांग्लादेश में, या सप्त सिंधु क्षेत्र में? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सप्त सिंधु क्षेत्र में होगा मित्रों। प्रश्न संख्या 17 है कि वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन जो था वो क्या था? तो वो था आपका ऑप्शन नंबर बी, दूध और इसके उत्पाद थे। दूध और इसके उत्पाद थे। ठीक है। और दूध को ये लोग बहुत ही अच्छा तरीक़ा से पीता था। दूध को ही पीकर जो अभी लोग जिस तरीक़ा से पीते हैं, शराब को मानते हैं, उसी तरह से दूध पीकर ये लोग अपना मग्न हो जाते थे। फिर अगली प्रश्न है 19 नंबर कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अभी तुरंत इससे पहले बताएं। वीर योद्धा होता है, या यज्ञकर्ता, या पुरोहित होता है, या विद्वान होता है, या श्रेष्ठ या कुलीन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रेष्ठ या कुलीन होता है। आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य लोग कहाँ से आया था? मध्य एशिया से आया था। इसका भाषा क्या है? संस्कृत है। मध्य एशिया से आया था। किस लिए आया था? तो चरागाह के खोज में आया था। और किसके अनुसार यह बात है? तो मैक्स मूलर के अनुसार था। प्रश्न अगला है कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिक्षा था, कृषि था, पशुपालन था, या व्यवसाय था? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पशुपालन था। क्योंकि चरागाह के खोज में आया था तो पशु ही पालता था ना। भारत एक क्या है? कृषि प्रधान देश है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? तो गायत्री मंत्र जो लिया गया है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, क्या होगा? ऋग्वेद। अब आ गया मित्रों वेद। तो क्वेश्चन है कि वेद के संकलनकर्ता कौन है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास थे। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ऋग्वेद, एक होते हैं यजुर्वेद, एक होते हैं सामवेद, और एक होते हैं अथर्ववेद। क्या होते हैं? अथर्ववेद। प्रश्न इसमें एक और पूछा जाता है कि बताइए सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? तो उसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। कौन ऐसा वेद है जिसको भारतीय संगीत का जनक माना जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा सामवेद। ठीक है। कौन ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है? तो उसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। अथर्ववेद में किसके बारे में चर्चा होता है? तो इसमें भूत, पिशाच, जादू टोना, इस सब के बारे में अथर्ववेद में जानना है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितने सूक्त है? 1028 सूक्त है। कितने ऋचा है? तो 10,462 ऋचा है। इसी के साथ हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या अगले पे। प्रश्न है कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? अभी तुरंत बताएं कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीनतम का मतलब होता है पुराना। जो इस धरती पर पहले आया उसी को पुराना बोलते हैं। तो पहला है, सबसे पुराना कौन है? ऋग्वेद है। और सबसे नया कौन है? तो अथर्ववेद है। और सामवेद को क्या बोलते हैं? भारतीय संगीत का जनक बोलते हैं। तो ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। प्रश्न संख्या है अगला 23 नंबर है
कि पुराणों में सबसे प्राचीनतम एवं प्रमाणिक कौन सा पुराण है। तो मित्रों हम लोग के बात यहाँ आ गया पुराण की, तो क्वेश्चन ये भी आएगा कि पुराणों की संख्या है कितना। तो पुराणों की संख्या है आपका 18, जिसमें से कितने ऐसे पुराण हैं जिसके राजा के वंशावली के बारे में पता चलता है। तो 5 ऐसे पुराण हैं जिसके राजा के वंशावली के बारे में पता है। कितने? 5। अब इसमें से सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक कौन है, तो ये हो जाएगा मित्रों आपका ऑप्शन नंबर 1 मत्स्य पुराण। ठीक है, कौन सा पुराण? मत्स्य पुराण। ठीक है, वायु पुराण नहीं होगा, भगवत पुराण नहीं होगा, विष्णु पुराण भी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण। अब है प्रश्न संख्या 24 नंबर है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 9 नंबर। ठीक है, 9वां मंडल जो है ना सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? होत्री बोलते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने सूक्त है? 1028 सूक्त है। कितने ऋचा है? तो 10,462 ऋचाएँ हैं। प्रश्न संख्या इस सेशन का आखिरी है कि किस वेद में पाली सूत्रों का जिक्र किया जाता है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या सामवेद। मित्रों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने प्रिय मित्रों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद।